श्यामलम संस्था के तत्वावधान में पंडित शंकर दत्त चतुर्वेदी की स्मृति में आयोजित व्याख्यानमाला कार्यक्रम से आप सभी को जोड़ते हैं। आप अच्छी राइटिंग में लिख रहे थे, अरे इनकी संध्या दीदी की राइटिंग बढ़िया है, उनकी राइटिंग ठीक नहीं है, अब वो खत्म हो गया। पूरा सब जो पेपर है ऑनलाइन आता है कंप्यूटर पे, उसी पे ऑनलाइन ही टिक करना है, तुरंत रिजल्ट दिया जाता है ऑनलाइन, आप उसमें लिखना ही नहीं है। ये परिवर्तन साथ में आप देख रहे हैं। ललित निबंध लिखना शिक्षक सिखाते थे कि ये देखो ये वाक्य यहाँ समाप्त हुआ, इसके जुड़ा हुआ अगला वाक्य आना चाहिए। ललित निबंध के बजाय हम चेयर की पर डाल देता है और फट से पूरा निबंध तैयार हो जाता है। एआई वो आ गया है, एआई आ गया है, बेटा वो कुछ लिखता है और पूरी हम लोगों को रटाई जा रही थी कि गूगल हेडमास्टर सब्जेक्ट एप्लीकेशन को ली, वो उसमें डालता है, पूरी एप्लीकेशन बंद करके तैयार आ जाती है। तो ऐसे में वो चीजें बदल रही हैं। आप हमको चाहेंगे ठोक दें, तो पुराने समय में तो अपने बहुत अंतर आ गया। अब आप विद्यार्थी को डांट नहीं सकते। पहले तो पुराने जमाने के माँ साहब को मार देंगे थे छड़ी से, अब मारना तो दूर है, अब आप डांट नहीं सकते। इसलिए अब आपको इस सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और जो साहित्य के शिक्षक हैं वो भी इससे बच नहीं सकते, क्योंकि ये आ गया है, आएगा नहीं, ये आ चुका है। इसलिए जिन छोटे छोटे दोहों को आप रटाते थे कि कागा किसका धन है कोयल काटों दे, मीठी वाणी बोल के जग अपनों कर ले, और बच्चे से घर पे कोई मेहमान आता था कि बोलो जरा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और कैसे बुलवाते थे। अब वो रील्स ने जगह ले ली, अब वो रील्स देख रहा है। सुभाषित का स्थान जो है आपके रील्स ने ले लिया, और इसको आपको स्वीकार करना ही होगा। शिक्षक की भूमिका यहाँ पर बनती है कि आप उसको प्रेरित करें कि गलत रील्स के बजाय आप ये वाली रील्स बना करके दीजिए, क्योंकि भूखा है उसको भोजन चाहिए। आप उसके पास एक ऑप्शन उपलब्ध करवाएंगे अच्छा, तो वो उसको चुनेगा, नहीं भोजन तो करेगा। इसलिए साहित्य का जो शिक्षक है अब उसकी भूमिका बढ़ गई। अगर आप फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टा या एक्स और ट्विटर इन पर नहीं है, तो फिर आपकी रीच जो है बहुत कम है। अगर विद्यार्थियों से पूछें कि इस बार किसको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला, हो सकता है आपको पता ना हो, लेकिन धुरंधर की रीच देखी क्या, तो सबने देखी, क्योंकि मोबाइल में काफी सहज उपलब्ध हो गई, आप उसको नकार नहीं सकते। इसलिए भी नहीं नकार सकते क्योंकि जिस नाटक को कालिदास के आप कह रहे हैं कि साहित्य है, वो भी कभी मंच पर खेला गया था, दर्शकों के मनोरंजन के लिए था, और उसमें कहा भी कि हम ये दर्शक के मनोरंजन के लिए लिख रहे हैं। तो आज की जो फिल्म है वो भी वही काम कर रही है, वो भी दर्शकों का मनोरंजन कर रही है। और चूंकि अब डिजिटल युग आ गया, इसलिए वह भी एक साहित्य ही है। पुराने समय में जो काम शास्त्र करता था, जिसको कहते थे काव्य शास्त्र, और नाटक वाले को कहते थे नाट्य शास्त्र, अब वो बदल करके हो गया है सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड को यही तो लगता है कि भाई इस फिल्म में ये दिखाने लायक है, ये दिखाने लायक नहीं है, नहीं तो ये जो है उस ग्रेड की फिल्म हो जाएगी। तो साहित्य के शिक्षक की भूमिका अब उस ओर भी बढ़ गई, मीडिया की ओर भी बढ़ गई। जो बड़े बड़े लेखक हैं वे भी मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, उस पर लिख रहे हैं। जो परंपरागत अभिनेता है अब उनको भी मीडिया का साथ चाहिए, क्योंकि मीडिया का पूरा समाज है। अब वो पुराना समय गया जब कवि सम्मेलन में बहुत एक बड़ी भीड़ जुड़ रही थी। आज कवि सम्मेलन के बजाय फेसबुक पर ही ज्यादा दिख रहा है, इसलिए वहां उसकी भूमिका अब बढ़ गई। लेकिन
वे बिंदु जहां पर मीडिया या एआई या डिजिटल या भी जो टेक्नोलॉजी है वो मनुष्य की जगह नहीं ले सकती, वहां अब उसकी भूमिका अभी भी बची हुई है। जैसे जो टेक्नोलॉजी है वो आपको डिजिटल फॉर्म में पीडीएफ में रामायण को उपलब्ध करवा सकती है, ये देखो ये रामायण का पीडीएफ आ रहा है, लेकिन उस रामायण को जो आपके पास एक सूचना के रूप में आया है उसको ज्ञान में परिवर्तित नहीं कर सकता। ज्ञान में परिवर्तित साहित्य का शिक्षक नहीं कर सकता। आपने रामायण देखी पढ़ी, जिन दो भाइयों में प्रेम है वो कह रहे हैं कि ये रामायण जो है ये भाई भाई के प्रेम की कहानी है। देखो कैसा प्रेम था राम लक्ष्मण में, भरत शत्रुघ्न में, कैसा प्रेम था जनक और उनके भाई में। तो इसलिए ये जो कहानी है ये भाई भाई के प्रेम की कहानी है या फिर लड़ाई की कहानी है। जो स्त्री वर्ष वाले हैं वो कह रहे हैं नहीं ये स्त्री हट की कहानी है। इधर बेटी ने हट की, उधर पिताजी ने भी वनवास जाने की इच्छा जाहिर की, उधर शूर्पणखा ने हट की, बोले उसकी कहानी है, इसकी अस्मिता की कहानी है। तो ऐसे वो अलग अलग तरह से उसको देख रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि नहीं ये नागरिक सभ्यता और वन की सभ्यता की कहानी है कि किस तरह से नागरिक सभ्यता को अंततः वन की सभ्यता के पास आना पड़ता है शरण के लिए। लेकिन जो साहित्य का शिक्षक है वो बताएगा कि भाई ये सारी चीजें तो ऊपर की चीजें हैं, स्थूल चीजें हैं, उसका जो आत्म तत्व है वो ये नहीं है। बोले ये है सत्य में जयते, सत्य की जीत होती है झूठ की नहीं, ये है उसका सार। लेकिन ये आप जो कोई एआई है वो नहीं बता पाएगा। यहाँ जो है शिक्षक साहित्य का अपनी भूमिका निभाएगा। दूसरा कि आचरण की जो श्रेष्ठता रही है शुरू से, भारत जो विश्व गुरु रहा है उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो है आचरण उसका। कि वो जो आचरण करके सिखा रहे हैं, करके जो सिखा रहे हैं वो मोबाइल तो नहीं सिखा पाएगा, वो कभी भी मोबाइल नहीं कर पाएगा। इसलिए करके सिखाने की जो बात है वो सिर्फ शिक्षक ही कर सकते हैं। सबसे पहला है कि प्रेरणा देना, क्योंकि आज विद्यार्थी के पास संसाधन उपलब्ध है, उसको प्रेरित करना। और जैसे वो प्रेरित हुए, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उसको प्रोत्साहन देना कि आप बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। मोबाइल कभी भी उसको प्रोत्साहन नहीं दे सकता। मोबाइल को निर्जीव चीज है। मोबाइल उसको जो है आंखों से देख सकता है, लेकिन मोबाइल उसको प्रोत्साहित नहीं कर सकता कि तुम अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो। ये सिर्फ वही कर सकता है। इसके अतिरिक्त जो नई चीज आई है उसके प्रति जागरूक करना। जैसे ही जागरूक नहीं रहेंगे, शिक्षक नई चीज नहीं बता पाएंगे, तो विद्यार्थी आज के बहुत एडवांस है। जैसे ही शिक्षक ने कहा कि राम के पिता का नाम तो कृष्ण था, वो तुरंत गूगल करके सर दशरथ था, ये देखिए गूगल कर। इसलिए अब आपको बहुत सजग रहने की जरूरत है कि उस पर सब आता है, इसलिए आपको उसके बारे में भी बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। माने टेक्नोलॉजी जो चल रही है उससे एक कदम आगे चलने की, सोचने की जरूरत है, और वो क्षमता शिक्षक के पास हमेशा बनी हुई है और हमेशा बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो निर्जीव है और मानव सजीव। मानव को भी आगे तक सोच सकता है। सोचने की जो उसकी क्षमता है वो कभी भी कम नहीं हो सकती। इसलिए जो टेक्नोलॉजी आई है उस पर साहित्य के शिक्षक को बहुत गौर करना होगा। इसके अलावा जो ग्लोबलाइजेशन आया, पुराना कवि अधिकतम कहाँ तक जा पाता था,
जहां तक भारत की सीमाएं हैं, आज वो हवाई जहाज से कहां नहीं पहुंच पा रहा है, पूरे विश्व में जा रहा है। जो वसुधैव कुटुंबकम कहते थे, आज वो हो रहा है। ऐसी स्थिति में साहित्य की भी सीमाएं टूट रही हैं। जो पुरानी हदें थी, अब वे रास्ते बन रहे हैं वहां। ऐसी स्थिति में साहित्य के शिक्षक को बहुत जरूरी है कि वो बाकी चीजों को भी जाने। जैसे गजल तो पहले नहीं थी भारत में, मुगलों के आने के बाद गजल आ गई। जापानी जो छंद हैं, हाइकू, ताका, सीजो, सोनेट, धीरे धीरे वो भी आ गए। शेक्सपियर के नाटक आ गए तो संस्कृत में भी ओपेरा बन गया, जबकि यहाँ तो पहले नहीं था। मुक्त छंद की कविताएं अब वो तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि जो छंद नहीं लिख पा रहे हैं या उनको उसमें गति नहीं है, तो मुक्त छंद की कविताएं आ रही हैं। उस ओर भी ध्यान देना साहित्य के शिक्षक को पड़ेगा। इसके अलावा जो विदेशी साहित्य है, हम लोग हमेशा मुनव्वर राणा को मान रहे हैं कि वो माँ के ऊपर जो है अच्छे लेखन कर रहे हैं, लेकिन वेक्सेल बोर्ड की भी लिख रहे हैं रूसी भाषा में माँ, तो उनकी भी किताब नहीं मायने रखती है। तो साहित्य के शिक्षक के लिए भी जो पहले घेरे थे, जो बंदिशें थी, वो बंदिशें अब टूट रही हैं। अब अगर आगे की ओर बढ़ गया है समय, इसलिए साहित्य के शिक्षक को भी अब नई भूमि अपनी फिर से देखनी होगी और इस तरह से वो अपनी भूमिका बनाए रख सकेगा। अगर हम अपनी नई भूमि नहीं खासेंगे तो शायद अपनी उस भूमिका को खो देंगे जो इतने लंबे समय से बन करके आई है। चाहे अनुवाद के द्वारा ही सही, लेकिन विश्व के साहित्य पर भी हमारी नजर होनी चाहिए। वहाँ की जो रचनाएं हैं उन पर होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी पर होनी चाहिए, सामाजिक मुद्दों पर होनी चाहिए। आज सामाजिक मुद्दे तेजी से बदल रहे हैं। आज आप जो पुराने जमाने की बातें थी कि वो देवता दानव या राजा रानी, वे सारी चीजें अब दूर हो गई। आज वो इस पर आगे बढ़ गया है कि नई टेक्नोलॉजी में नई चीज क्या आ गई है। आजकल एथिक्स जो हैं वे बदल रहे हैं। पुराने समय में था कि उसको पूरी रामचरितमानस याद है, अब वो कह रहा है नहीं प्लेगरिज्म है ये, अगर उसमें से उतारता है। शोधार्थियों को हम लोग पढ़ाते हैं कि आप शोध करते समय पुराने वाले जो है उसका ज्यादा हिस्सा न लें, नहीं तो वो प्लेगरिज्म है, साहित्यिक चोरी है, कॉपीराइट है। तो ये तो हमें साहित्य के शिक्षक के रूप में ध्यान रखना ही होगा। कभी कभी मुझे हंसी भी आती है कि जो विश्व का श्रेष्ठतम ज्ञान है गीता, उसका कोई कॉपीराइट नहीं है, और जिसकी किताब को उसके परिवार वाले शायद न पढ़ रहे हों, वो उस पर लिख रहा है कॉपीराइट और इसका कोई भी अंश लेने पर कानूनी कार्रवाई। अरे तुम्हें तो फोटोकॉपी करवा के खुद बांट देना चाहिए ताकि कोई तो पढ़ ले, आप उसके लिख रहे हो कानूनी कार्रवाई। गीता जैसा ग्रंथ, उस पर कोई कॉपीराइट नहीं। और लेकिन जो भी साहित्य के शिक्षक के रूप में तो हमें इसका ध्यान रखना ही चाहिए कि जो जो चीज नहीं आ रही है उसके प्रति हमारी पहली दृष्टि वहां पर रहे, तब जाकर के शायद हम अपनी भूमिका को बनाए रख पाएंगे। और यह जो समाज श्यामल ने तैयार किया है, मुझे लगता है कि सारक उसके प्रति ऋणी रहेंगे, क्योंकि एक वक्ता वर्ग है, एक श्रोता वर्ग। कभी हम वहां बैठते हैं, कभी आदरणीय आशीष द्विवेदी जी इधर बैठते हैं, तो ये एक क्रम है वक्ता और श्रोता का, इसमें भूमिका बदलती रहती है। लेकिन श्रोता वर्ग जो है वो भी उतना ही अच्छा होना चाहिए और वक्ता भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। शायद यही आशा रही आदरणीय श्रद्धेय जिसे हम लोग पूरा कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर अवसर देने के लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद सम्माननीय डॉक्टर गौतम जी। शिक्षक नहीं होता है वहां ज्ञान रहस्य बन जाता है। साथ ही आपने कहा कि पेटेंट की व्यवस्था ज्ञान के विस्तार को संकुचित करती है। अगर विस्तार देना है तो पेटेंट व्यवस्था ज्ञान के क्षेत्र से लागू करनी होगी, ऐसा आपने हम सभी को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और अब मैं सम्मानित श्री शंकर दत्त चतुर्वेदी जी के जीवन परिचय के लिए श्री संतोष पाठक जी उनको विनम्र आग्रह करता हूँ कि वो आए और उनके जीवन परिचय से आदरणीय पंडित शंकर दत्त चतुर्वेदी का जन्म 1 मार्च 1921 को उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के कुलपहाड़ ग्राम में हुआ था। यहीं से उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। बाद में उन्होंने सीपीसी बरार एजुकेशन बोर्ड नागपुर के अंतर्गत 11वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की एवं शिवशंकर विशेष पदक प्राप्त किया। 1946 में नागपुर विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की। बाद में स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि सागर विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 1951-52 में प्रांतीय शिक्षण महाविद्यालय जबलपुर से बीडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने प्रारंभ से ही म्युनिसिपल स्कूल में शिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया था। 1957 में व्याख्याता पद पर पदोन्नति हुई और 1978 से 1979 तक विद्यालय के प्राचार्य रहे। आप अप्रैल 1979 में सेवानिवृत्त हुए। आप सागर विश्वविद्यालय के कुल सांसद रहे। शिक्षक एवं विद्यार्थियों के हित में उन्होंने अनेक कार्य किए। आप अंग्रेजी के स्थापित शिक्षक रहे तथा हिंदी, उर्दू, संस्कृत, भूगोल विषय पर समान अधिकार रहा। विश्वविद्यालय के अनेक छात्रों को उन्होंने पीएचडी में सहयोग प्रदान किया। वे शिक्षक के साथ ही अच्छे खिलाड़ी एवं खेल प्रेमी भी थे। 1954 में उनके द्वारा संपादित सहायक वाचन नामक पुस्तक वाचा कुंज अलीगढ़ से प्रकाशित हुई एवं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हुई। देश विदेश के महापुरुषों के जीवन चरित्रों पर आधारित जीवन ज्योति पुस्तक आपके संपादन में आगरा से प्रकाशित हुई। आप सदैव अपने आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग समाज सेवा एवं जनहित में करते रहे। 24/12/2012 को आप पर स्वर्गवास हुआ। ऐसे महापुरुष को सभी लोग हमेशा याद रखेंगे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय संतोष पाठक जी। पंडित शंकर दत्त चतुर्वेदी जी एक बहुत अच्छे सामाजिक डॉक्टर थे। मैं 4 साल उनके शिष्यत्व को प्राप्त हुआ 1950 से लेकर 1988 तक। वो एक बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य थे, बहुत अच्छे शायर भी थे। मुझे उनका एक शेर याद है। वो जब कभी तर्क वितर्क होता था और सामने वाला बात नहीं मानता था, वो कहते थे कि अब अंधे भी मेरे अश्क में दुष्ट निकालने लगे। अब अंधे भी मेरे अश्क में दुष्ट निकालने लगे और बहरे मेरी बुराई करते हैं और बहरे मेरी बुराई करते हैं। मतलब सामने वाले को वो अपने तर्कों के द्वारा शांत कर देते थे। सामाजिक डॉक्टर में इसलिए उनको कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो वो पढ़ाते हम लोग थे। सामने एक हैंडपंप लगा था, दीदी को याद होगा। उस हैंडपंप को बीच में चलना चाहिए। अगर उसमें खटखट की आवाज आई तो इधर सर की आवाज आनी थी कि उसको बीच में चलाओ, बीच में चलाओ, वो हैंडपंप नहीं जाएगा। मतलब लोगों को सामाजिक शिक्षा वो देते रहते थे। बहुत से लोग उनके पास सामाजिक बुराइयों को लेके आते थे और शाम को वो पैदल अपने घर से चल जाते थे। वहां पर देवी जी की आराधना करते थे और वहां पर कुछ धार भरता था, कुछ होता था। वहां पर जितने भी लोग यहाँ पर आते थे
उनका इलाज वो वहाँ करते थे शनिवार में। शनिवार को बताते थे, शनिवार को जाते थे। तो एक बहुत अद्भुत व्यक्तित्व उनका रहा। शिक्षक तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन उनका घर दूर में था, उसमें लाइट भी थी, उसमें दूर भी था, सानी भी थी, सारा सब कुछ वैसे ही होता था उनके घर में जैसा एक दूर में कभी हुआ होता। ऐसे सामान्य पंडित शंकर दत्त चतुर्वेदी जी को मेरा सादर नमन। और अब मैं आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आनंद तिवारी जी को मैं बहुत सम्मानपूर्वक बुलाना चाहूंगा। कृपया आए और हम सभी से पंडित शंकर दत्त चतुर्वेदी जी के विषय में बात करें। आज के इस पूरी आयोजन में मेरे गायक राजनाथ साहब जिनके लिए ये 13वां वार्षिक आयोजन हो रहा है, सम्मानीय चतुर्वेदी सर, इस विश्वविद्यालय को दान के रूप में स्थापित करने वाले एक और शरीर राजमान नमन करता हूँ। बहुत साहब को मैं नमन करता हूँ। अटल जी को जो कहते हैं कि हे प्रभु ऊंचाई दी है तो उसका भी दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतना ऊंचा हो जाऊं कि नीचे देखना मुझे मुश्किल। मैं ऐसे अटल जी को नमन करता हूँ। इस सदन में संवेदनशील विधायक के रूप में जो अभी उपस्थित हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, क्योंकि जब यहाँ पर मैं ये कहा था केवल 5 लोग थे, विधायक जी कितने समय पाबंद हो सकते हैं। एक अध्येता, प्रणेता, मनीषी और शिक्षक के रूप में पूरी विधानसभा में अपनी बात को बड़ी कुशलता के साथ प्रस्तुत करते हैं। इस सदन में विराजमान 87 वर्षीय 2 बंधुओं को मैं शहर में जानता हूँ। एक रतन जी, ताराचंद जी, 90 पर अच्छा 90 तो एक ताराचंद जी को मैं करता हूँ सर, 90 के ऊपर करता हूँ। तिवारी जी को एक शिक्षक के रूप में जोर से ही आपको भी नमन। आप आचार्य जी को बोले। अरे वाह। और आप लोगों की जो चमकती आंखें हैं, हम लोगों का भविष्य है। गौतम जी ने बहुत बढ़िया बात की और अपना संस्मरण सुनाते हुए अमर कुमार जी ने कहा कि 2 बार 11वीं में फेल होना और चतुर्वेदी जी का थपथपाना एक इनके शिष्यत्व को परिचित कराता है और चतुर्वेदी जी को एक अच्छे गुरु सिद्ध करता है। यहाँ पर सदन में श्यामल संस्थान को मैं नमन करता हूँ, जो इतने लोगों को आज छुट्टी के दिन इकट्ठा किए हुए हैं। विशेषकर मिश्रा जी, माता जी को, इनको नमन करता हूँ, जिनको मैं समझता हूँ कि ये तो कायदे से पहले टीचर होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि टीचर के लिए प्रोफेशन टीचर का होना जरूरी नहीं है। जैसे आगे तिवारी जी बैठे हुए हैं, हमारे द्विवेदी जी बैठे हुए हैं, ये पत्रकार हैं, आप बैंकर हैं, लेकिन आप शिक्षक रावत जी, पांडे जी, इस सदन में मातृ शक्ति के रूप में पहले पंक्ति के रूप में चतुर्वेदी जी भाई विराजमान है, पीछे पांडे विराजमान है और हमारी मैडम बैठे हुई है। अंजना में आज ये चर्चा होनी चाहिए कि समाज में बेटी और बेटियों में किसका योगदान माँ बाप को आगे बढ़ाने में होगा। 21वीं शताब्दी का अभिशाप मानिए, यह ईश्वर का अभिशाप। नारी योग है और माँ बाप के लिए जितनी ताकत बेटियां प्रदान कर रही हैं, शायद इसके पहले किसी सदी में इतनी प्रबलता के साथ में नारी ने माता पिता की सेवा नहीं की हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपके यहाँ एक बेटा है और एक बेटी है, अंजना मैं आपको नमन करता हूं कि मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूं जिस शिद्दत के साथ अपने पिताजी को ये याद करती हैं, बेटियां बाप के लिए उन्हें रखा होती है। तो मैडम को भी नमन करता हूँ और सदन में तमाम लोगों को नमन करते हुए मैं इतनी बात कहना चाहूंगा कि सर, साहित्य
जब तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि बच्चों का निर्णायक हो चुका है AI, उसको बाहर बच्चे को कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में स्कूल में, कॉलेजेस में टीचर की भूमिका बहुत बढ़ गई है। टीचर को कुशल मार्गदर्शक बनना पड़ेगा, अन्यथा समाज गर्मी हो जाएगा। जब हम साहित्य की बात करते हैं तो हम लोग केवल इतना ही कहते हैं कि साहित्य का जन्म होता है शब्द से, लेकिन शब्द के पहले अगर विचार आते हैं, सर यदि विचारों में निर्मलता है तो आपके विचार शब्द का उदाहरण करेंगे और शब्द आपका कर्म का उदाहरण करेगा। और जब कर्म आप सही करेंगे तो समाज में मार्गदर्शक शिक्षा बनेंगे। शिक्षक जब साहित्य में जाता है तो संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी का संगम होता है, और जब संगम होता है तो समाज में चेतना और संवेदना का विकास होता है। साहित्य दुख, संवेदना, वेदना को गद्यात्मक और पद्यात्मक प्रस्तुत करता है। सर एक कहानी को पढ़िए, मैं केवल एक उपन्यास की बात करूंगा, देवदास, जो मैंने 8वीं क्लास में पढ़ा, और 8वीं क्लास पढ़ने के बाद मैंने नैया के पार पिक्चर को 24 बार देखा, और देवदास उपन्यास मैंने कम से कम 100 बार पढ़ा होगा या 150 बार पढ़ा होगा और हजारों बार पढ़ा होगा। तो जब तक यह जीवन से परेशान हो, साहित्य से जुड़िए, साहित्य आपको जीवन देगा, जीवंतता देगा। मैं 2 एग्जाम्पल देते हुए बात को समाप्त करूंगा। AI पर मैंने डाला सर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और गर्मी, ये 2 शब्द डाले। उसमें जो अर्थ निकाला गया वो ये अर्थ निकाला गया कि पूरी दुनिया जल रही है। जब इस साहित्य के विद्यार्थी से JNU में प्रश्न किया गया, उसने उत्तर क्या दिया? देखिए, विज्ञान कहाँ जा रहा है? जैसे गौतम जी ने कहा था, विज्ञान वस्तुएं बनाता है, लेकिन वस्तुओं का उपयोग कैसे करना है ये साहित्य से करता है। सर यही 2 शब्द साहित्य के विद्यार्थी से पूछा गया, इन दोनों का अर्थ बताइए। साहित्य का विद्यार्थी क्या कहता है? ये पूरी दुनिया, मानिए कि एक घर है, पूरी दुनिया एक घर है, और इस घर में हम परिवार के सारे लोग हैं। यदि पूरा घर गर्माने लगेगा, पूरे घर में टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ने लगेगी, तो लोग घर में नहीं रहेंगे। उसने कहा एक ग्लोबल वार्मिंग है। और दूसरा उत्तर उसका क्या था? क्लाइमेट चेंज का बताया कि पूरा दुनिया एक घर है और उसमें 3 कमरे हैं। एक कमरे में बहुत तेज बारिश हो रही है, ठंड में भी हो रही है, गर्मी में भी हो रही है, और बारिश के दिनों में भी हो रही है। दूसरे कमरे में गर्मी ही पड़ रही है, ना ठंडा है ना बारिश आ रही, और तीसरे कमरे में केवल ठंडी हो रही है, ना गर्मी आ रही ना बारिश आ रही है। ये क्लाइमेट चेंज। अगर साहित्य के इस विद्यार्थी की परिभाषा को आप देखेंगे तो आप संवेदनशील हो जाएंगे। एक और बात गौतम जी ने जो की मुझे रेखांकित करती है कि टीचर में भी साहित्य का विद्यार्थी आंखों से बाहर नहीं भाग सकता। साहित्य का व्यक्ति जो बोल रहा है उसे अपने आचरण में लाना पड़ेगा। हम जो बोल रहे हैं अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दुनिया के लोगों को, किसी भी टीचर को माफ किया जा सकता है, लेकिन साहित्य का विद्यार्थी माफ करने लायक नहीं है। चलते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। महाभारत काल में 100 कौरव और 5 पांडव, 105 पांडव कौरव परिवार की पहली कक्षा की द्रोणाचार्य जी शिक्षक थे। द्रोणाचार्य जी ने पहले दिन कहा सत्यम वद। उसके बाद 15 दिन कक्षा लगी। 15वें दिन देखा कि एक विद्यार्थी 105 में से 104 विद्यार्थी रोज क्लास में आ रहे हैं। एक विद्यार्थी पहले दिन आया, इसके बाद 15 दिन से नहीं आ रहा है। भूल गया कि
वो कौन है? पता लगा, धर्मराज सर। साहित्य का टीचर कितनी भूमिका अदा करता है, मैं छत्रपति को नमन करते हुए उनका श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा हूँ। जब धर्मराज को बुलाया गया, द्रोणाचार्य ने पूछा, तो ये 15 दिन से आप कहाँ थे? तो चौरसिया जी धर्मराज कहते हैं, जैसे पहले दिन आपने कहा था सत्यम वद, सत्य होना चाहिए। पिछले 14 दिन से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सत्य के मार्ग पर चलूं, लेकिन उसके बाद भी मैं सत्य के मार्ग पर ही चल रहा हूँ। जब तक मैं सत्य नहीं बोलूंगा तब तक मैं आपकी कक्षा में नहीं आऊंगा। शिक्षक की भूमिका इस हद तक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय और कोई भूमिका अदा ना करे, लेकिन 3 लोग अपनी जिम्मेदारी से निभा सकते हैं। नंबर 1 टीचर, नंबर 2 एडवोकेट। अमित तिवारी जी कहाँ है? हमारे गोरे जी भी आए थे। एक ये मैडम अमित तिवारी जी के लिए संदेश, और तीसरा डॉक्टर के लिए द्विवेदी जी, आशीष जी। एक बार पत्रकार अपनी जिम्मेदारी से भाग सकता है, बैंकर भाग सकता है, जज भाग सकता है, प्रशासक भाग सकता है, लेकिन सर टीचर के पास कोई बच्चा अगर आ रहा है, डॉक्टर के पास कोई मरीज आ रहा है, और वकील के पास कोई क्लाइंट आ रहा है, तो वो सर रेमेडीज लेके आ रहा है, पीड़ित है, दुखी है। एक बच्चा आपके पास जब आएगा, जब उसको समझा देंगे तो थैंक्स लेके जाएगा। इसी प्रकार कोई डॉक्टर के पास कोई मरीज आ रहा है तो उसको आप ठीक करेंगे तो वो दुआएं देगा। इसी प्रकार वकील से उम्मीद की जाती है। तो ये समाज के 3 पेशे ऐसे हैं जहां पर जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। शब्द तो सुर है, तमाशा है। जरा ये शब्दों को सुनिए और अंदर की जाइए, अंदर जो हृदय में आत्मा के पास परमात्मा बैठा हुआ है। मुझे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में कभी घुमा नहीं लगा, लेकिन जब कभी मैं अपने आप का साक्षात्कार करता हूँ तो जब भी कोई अच्छा काम करता हो तो खुशी होती है, तो लगता है ईश्वर हमारे अंदर है, उसको खोजिए और इस शब्द को तलाशिए। शब्द तो सुर है, तमाशा है, भाव के रूप में बहता तमाशा है। मन की बात, जो कुछ किसी पर अच्छा सोचना है बोलिए सर, लेकिन अंदर से कोशिश करिए कि सबके प्रति अच्छा व्यवहार करें। पंक्ति को पूरा करते हुए केवल एक बात करूंगा। आज भास्कर के मन में आया कि सर एक भेड़िया 100 भेड़ों में घोड़े जी बैठे तो सर, एक भेड़िया 100 घोड़ियों को लेके जाता है चराने के लिए। सुनना सर, शिक्षकों की ये बात, 100 घोड़ियों को लेके जाता है और पहाड़ पर एक बकरी उसको नहीं मिलती है तो 99 को छोड़ करके एक को तलाशता है। घाटियों पर, नाले में, दुनिया पर जब वो मिल जाती है तो बाहर ले आता है। शिक्षक का काम भी यही है कि सबसे गरीब तबके वो लड़का है लड़की जिसके लिए कोई सोच नहीं है, जो बहुत कमजोर है, सब उसकी मदद भाव के रूप में बतासा है। मन की बात मन पर न आओ, मन की भावना ही भाषा है। आप सबके हृदय में विराजमान सुप्रभा को नमन करता हूँ। देवी स्वरूपा अंजना को भी नमन करता हूँ। उनके सास ससुर तिवारी जी, आपने बहुत बढ़िया पुस्तक लिखी है। मैंने समीक्षा करते हुए करीब करीब 13 कहानियां पढ़ी और 13 कहानियों में कम से कम 13 बार मेरे आंख में आंसू आए। शायद साहित्य की इससे बड़ी परिभाषा नहीं हो सकती है। धन्यवाद। शिक्षक की भूमिका समाज में क्या होना चाहिए, इस पर आपने अपना वक्तव्य दिया। और अब इस कार्यक्रम के सामान्य अध्यक्ष श्री सुखदेव तिवारी जी का अध्यक्ष को बोलन को उसके पूर्व में डॉक्टर लक्ष्मी पांडे मैडम से आग्रह करूंगा कि वह स्वास्थ्य से सम्मान सुखदेव जी का सम्मान करें और डॉक्टर अंजना तिवारी मैडम से आग्रह कि वह उनकी साथ में सहायता करें। पंडित शंकर चतुर्वेदी जी जिस पिछड़ा से शिष्य होते आज उनका उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान के रूप में यहाँ पर सम्मान हुआ है और ये सम्मान उनका नहीं है, ये सम्मान हम सभी का है।
जिस आयु में लोग हैं, आप ऐसी आयु को देखने को मिलती नहीं है। बहुत बहुत उनको नमन और बहुत आदर के साथ उनको बुलाना चाहूंगा। कृपया आए और अपने शुभ भोजन की बात करें। गुरु जी की स्मृति में आयोजन में हम उपस्थित है और मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। एक वर्ष मैंने गुरु जी के साथ रहा, मेरे स्कूल में वो थे, वहाँ मैं दादा थे हमारे और गुरु जी का जो व्यक्तित्व था, आदर्श शिक्षक का, वो उसका प्रभाव आजीवन मेरे ऊपर पड़ा। मैं उसको बहुत सम्मान देता था और वो हमको बहुत सही बात। आज उनकी सोच में हम यहाँ पर और यहाँ है सब उनको जानते। शिक्षा की भूमिका इसके ऊपर संस्कृति में शुरू से समाज में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान शिक्षक का हमेशा शिक्षक को बहुत ज्यादा दिया और अपनी संस्कृति में ये है कि एक वाक्य है, अभिवादन किया तो उद्योग के बिना हमें अगर अपनी आयु विद्या पढ़ाना है तो ये काम है। अपने से बुजुर्ग हुए उनका सम्मान, अभिवादन सबको समान दो, सबको प्रयास करो, अपने जीवन में लागे रखो और अपने बुजुर्गों का सम्मान। ये तीन चीजें अगर आपने कर ली है तो आज विद्या इसको पूर्ण तो बहुत अच्छे गंभीरता से आज और गुरु जी ने बहुत अच्छा संतान किया है और संतान दे हैं गुरु ब्रह्मा तो मैं कल बोल रहा अपनी संस्कृति में चार आंसर बताए अपने संस्कृति में अपने जीवन को भी चार भागों में बांटा है। 30 वर्ष तक अल्पायु, 60 वर्ष तक मध्यायु, 90 वर्ष तक पूरा और 120 वर्ष तक जीवन। 10 वर्ष का समय कुछ ऐसा है कि जैसे तो अपने मन में खड़ा हो जाता है। तुलसीदास से भगवान कृष्ण उदाहरण है और तो भी पहले 10 वर्ष हम माता पिता के ऊपर गर्व करते हैं, इसलिए 10 वर्षों का कार्य अंदर से जुड़े पूर्ण आयु को हम 100 वर्ष माने, जबकि 90 वर्ष की आयु पूरा है। और जो स्वर्ण काल है हमारा जीवन का 30 से 60, उसमें हम समाज को बहुत करते हैं। जो हमारी क्षमताएं हैं उस क्षमता के आधार पर हम समाज को देते हैं। तो 60 के बाद इस समाज की जिम्मेदारी है कि उन बुजुर्गों को उसी हैसियत से जिस हैसियत से वो साथ में थे उसी हैसियत से जीवन भर ये जिम्मेदारी शासन के साथ और उन बुजुर्गों का दायित्व है कि वो अपना अनुभव सबसे अनुभवी समाज होता है
साक्षात था, वो अपने अनुभव का लाभ समाज को दे, देश को। अगर ये है तो हमारी संस्कृति जीवन को ईश्वर देता है और जब हमारा होता है उसी समय आलू घरों से जीव देह में आता है उसी समय साल की चित्ते होता है। आलूरी करोड़ी विद्या है, आपकी शक्ति तो बहुत महान है, हमने ध्यान नहीं दिया। अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे देश को सबसे ज्यादा नुकसान नेपाल में सदन में प्रस्ताव रखा कर रहे जो साल में शिक्षा को कैसे चाहिए, तो आए सदन ने पूछा एक सांसद ने, तो सब पैसा नहीं, यहाँ का शिक्षा लेंगे, मेरे वहाँ इतनी शिक्षा है कि जहाँ 300 साल में हमें बच्चा ये चाहिए है तो देश को सपाट कि भ्रम जागा सके कि हमारे देश को खाली उस पर बात करना है। और वो हमारे पंडित हर गाँव में हर दिन 50 बार बोलते जम्मू जी में भ्रम करके आजा सब बहुत अच्छा लड़का है, तो जब दीप है, जब दीप आने चाहिए उसका भर करते हैं, उसमें एक जामुन का पेड़ प्रतीक है, उसका बड़े बड़े सफेद लोग सफेद फल लगे और वो जितना ऊंचा है तो सरकार उसको ऊंचा है, और जब वो फल गिरते हैं तो बहुत आवाज होती है और फिर वो बहते हैं, लगाते हैं और फिर इतना कहने के बाद आप सबको समझ में आ गया होगा कि सबसे ऊंचा एवरेस्ट बर्फ दबाए, बर्फ गिरते हैं, नदी गिरती है, सब कुछ इस वक्त है, कुछ इस लोग कर दिया आगे सफल बिल्कुल सफल एक पेड़ लगा है, आपको तो बता देगा जब पेड़ है तो जब तो पेड़ तो बहुत से आपको शिक्षा के जीवन भर खड़े हो जाए तो बोलेंगे, आज हमको बहुत खुशी है, ईश्वर के बहुत महान थे, बहुत साहित्यकार थे, रहते थे, जैसे के ऊपर हमारी चर्चा होती थी, कार्यों पर, बातों पर, और खुद से करते थे। आज यहाँ उनके चाहने वाले के मंदिर 25 साल यहाँ पर करते हैं, सब उनको हमसे ज्यादा डालते हैं, शिक्षक की भूमिका भी सब डालते हैं, ज्यादा भूमिका कैसे करेंगे, हमें बहुत खुशी है देश इसी आगे बढ़ रहा है, आप लोगों को आगे बढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। शिक्षक और पंडित शंकर दत्त चतुर्वेदी के सामंजस्य का उन्होंने एक उद्बोधन हमारे बीच में दिया। आप उनके साथ में रहे हैं, शिक्षक की कार्य किया है, आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। आज की पीढ़ी जिन शिक्षकों का गुणगान करती है वो शिक्षक हमें नजर नहीं आते। शिक्षक या गुरु जिन्हें हम कहते थे वो पुरानी पीढ़ी थी जिन्होंने समाज को, देश को बहुत अच्छे शिक्षण दिए, और तब जाके रामकृष्ण परमहंस से ज्यादा विवेकानंद जी का नाम हम जानते हैं। मैं निकिता को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, वह उनके ऊपर एक कविता सुनाना चाहती है, तो निकिता जी आप यहाँ आइए और
अपनी कविता का उद्घोष उन्होंने दी है। मेरे सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं आपके सामने एक छोटा सा देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सतरंगी रंगों सौंदर्य समापन ऐसा देश हमारा। सतरंगी रंगों सौंदर्य समापन ऐसा देश हमारा। दसों दिशाओं में लहरा रहा है अपना तिरंगा प्यारा। दसों दिशाओं में लहरा रहा है अपना तिरंगा प्यारा। अपना तिरंगा प्यारा। अपना तिरंगा प्यारा। सतरंगी रंगों सा उज्ज्वल सा पावन ऐसा देश हमारा। देश की खातिर जान लुटा दे सीने में खाके गोलियां। वीरों के बलिदान को करते हैं हम वंदन सदा। लहरा दिया दुनिया में ऊंचा शान से अपना तिरंगा। अपना तिरंगा। अपना तिरंगा। अपना तिरंगा। हम शेर शिवा के रखवाले राणा प्रताप की याद है। हम शेर शिवा के रखवाले राणा प्रताप की याद है। यह संभव का देख लिया हर जंग का हम संघार कर। यह धर्म ग्रंथ की परंपरा हम सबका साथ सजाती है। यह धर्म ग्रंथ की परंपरा हम सबका साथ सजाती है। 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 जिंदाबाद है वतन। 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 धन्यवाद। संगीत महाविद्यालय में संगीत की प्रस्तुति ना हो थोड़ा अधूरा सा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी मधुर आवाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं इस कार्यक्रम में आभार के लिए बुलाना चाहूंगा सम्मानित श्री आर.डी. तिवारी जी को। कृपया आए। आयोजन की परंपरा के अनुसार आभार के पूर्व हम आज के इस आयोजन का बहुत सफल और सुचारू संचालन करने वाले
जिनका सम्मान करना चाहते हैं। मैं श्यामम के अर्जुन और जिसने देशभक्ति सुमधुर देशभक्ति गीत से हम हमारे गानों को मेरे लिए गायक आवाज का सौभाग्य है। मैं आप लोगों का समय अधिक नहीं लूंगा, क्योंकि जब आवाज बंद करके अब हमको अपनी दरी उठाना है और आप लोगों को जाना है। दादा शंकरदत्त चतुर्वेदी की जो हमारे संतोष पाठक जी ने जीवन परिचय दिया था, तो मैंने इसको आज के नया दौर में प्रकाशन के लिए भी दिया था। उसकी 2 लाइनें मैं और पढ़ना चाहता हूँ। आज याद करते हैं सागर नगर के शिक्षक जगत में अपनी विद्वता, ज्ञान, अनुशासन, कर्तव्य परायणता और समर्पण भाव के साथ साहित्य अनुरागी के रूप में विशिष्ट पहचान स्थापित करने वाले स्वर्गीय पंडित शंकरदत्त चतुर्वेदी, पूर्व प्राचार्य म्युनिसिपल हाई स्कूल सागर के 13वें स्मरण पर्व पर जिसका स्मरण कर रहे हैं, सागर को गौरवान्वित करने वाली साहित्य और संस्कृति के लिए समर्पित श्यामलाल जनता के लिए एक बार एक कहावत है, जो जैसा रहता है पीठ पीछे उसकी वैसी यादें, उसकी चर्चाएं होती हैं, जिसके हम साक्षी हैं। दादा ने जो किया, हमारे बीच में कुछ ऐसे बच्चे हैं कि इनको तो पता ही नहीं है, और हमको तो मोहल्ले के थे, वहीं के थे, फिर भी हमने उनके शिक्षा नहीं दी, इसका हमको मलाल है। मगर जितने भी ये वो जानते हैं कि वो क्या थे, आज उनके लिए हम याद कर रहे हैं। मैं आभारी हूँ जो अभी हमारे चरण भैया चले गए हैं, वो कभी थी, वो हमको हमेशा हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी श्यामलाल संस्था के लिए सहयोग देते हैं, समय देते हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ हमारे डॉक्टर मीना चौबे जो नहीं आए कार्यक्रम की, उनको अध्यक्षता करने दी किन्हीं कारणों से, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आनंद तिवारी, प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय सागर का, जिन्होंने अपना कुछ समय देकर कार्यक्रम को गौरवान्वित किया। और एक बार और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी आने वाली पुस्तक की जो समीक्षा भूमिका लिखी है और पढ़ी है, और आपने बोला है कि मैंने 4-5 बार अपनी नामों को पहुंचा है, इसलिए मैं समझता हूं मेरी लेखनी सफल, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास तक पुस्तक आने का भी एक कारण है। हमारी लक्ष्मी पांडे जी ने कहा, तिवारी जी हमको मत दिखाओ, समीक्षाएं आप और दूसरों को भी दो, दूसरों के भी विचार लो। तो मैंने एक पुस्तक जो आशीष द्विवेदी जी को दी, क्यों आई हो यहाँ, उन्हें समीक्षा लिखी, और जो आपको समीक्षा लिखने को दी है वो मुस्लिम बाहुल्य मुस्लिम परिवार पर पूरी केंद्रित है। कौन है आपकी, और दोनों पुस्तकें शीघ्र ही नए 26 में आ जाएंगी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, यहाँ आशीष द्विवेदी जी का भी धन्यवाद करता हूँ। आज सुखदेव तिवारी जी का, जिनको स्वर्गीय शंकरदत्त चतुर्वेदी स्मृति आदर्श शिक्षा सम्मान से नवाजा गया, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस कार्यक्रम का मैं भागी रहा, मैं चरण छूता हूं।
आज गौतम जी ने, ननिहाल गौतम जी ने अपने वक्तव्य में बहुत अच्छी बात एक की जो हमारे लिए काम की है व्यक्तिगत। मैं क्योंकि अब साहित्य से जुड़ गया हूं, तो साहित्यकार हूं। आज साहित्यकार की कितनी जिम्मेदारी हो गई है उसकी जानकारी हर साहित्यकार को होना चाहिए, क्योंकि वही एक आईना है। हम कड़वे शब्द नहीं लिख सकते, मगर गुदगुदे शब्द से भी लोगों को जगा सकते हैं। और ये एक साहित्यकार एक कहानीकार अपनी बुद्धि का उपयोग करके कर सकता है। सरस्वती वंदना करने और अभी जो गीत गाने के लिए निकिता का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमारे डॉक्टर साहब अमर कुमार जी जैन जो डॉक्टर आपने घंटों लेक्चर देते हैं, उनकी संचालन की विधि को क्या कहें, हमारे पास शब्द नहीं है, उनके लिए बहुत बहुत आभारी। हमारे समक्ष उपस्थित सभी वरिष्ठ हैं, हमको छोड़ देखो क्या है, आशीष द्विवेदी ने एक बार पल्ला ढाल लिया कि बड़ों के नाम नहीं लिए जाते हैं। उम्र का जबकि ये भागने का है, पटने का है, कुछ नहीं होता। दुश्मन का नाम नहीं लिया जाता, बाकी सबका लेते हैं। हमें दो बेट को ले दो। हाँ, हमारे अमित द्विवेदी भी आए और यहाँ हरि सिंह जी हमारे भाई, 84 अति गुरु जी, मुकेश नराला पांडे जी, उमाशंकर रावत जी, वहाँ आदर्श भैया भी बैठे हैं और चतुर्वेदी जी भी बैठे हैं, हमारे एसग्रुप के मित्र और भी आई शुक्ला जी और तिवारी जी, विनोद तिवारी जी। तिवारियों का जमघट बहुत है। द्विवेदी हमारे छा गए क्योंकि अंजना चतुर्वेदी तिवारी तो सवाल क्या नहीं होता। यहाँ हमारे अंजना जी के बड़े भाई, हमारे बड़े भाई है, वैसे पूछी जाए तो हम लोग मोहल्ला में बड़े ही थे, अब तो बड़े भाई बांधते थे। सुधा है ना, सुधा हमारे दादा शिवरतन जी जो हमेशा यंग है, संजय सरकटे जो बहन जी, हमारे बड़े भाई दुबे जी, और हमारे दोनों पीढ़ियां खूबसूरत पीढ़ियां आई हैं। और साथ में मैं तो भैया गदगद हो गया हूँ कि मेरे अभी तक की यात्रा में, इस साहित्य की यात्रा में हमारी अंजना चतुर्वेदी की सास माई की आई है। मैं तो भैया गदगद हो गया, उनका बहुत बहुत स्वागत है जो हमको उद्धार कर दिया हमारा। कार्यक्रम में सबका आह्वान करते हुए मैं श्यामनंद संस्था के अध्यक्ष श्री उमाकांत मिश्र, सीरियसली हरिशंकर शुक्ला, कपिल वैशाखिया, संतोष पाठक, कुंदन पारसर और जो भी हैं संस्था के, उन सबका आभारी हूँ। क्योंकि मैं जो आज यहाँ खड़ा हूँ, एक अगना सा व्यक्ति उमाकांत जी के हाथ से साहित्यकार बन गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दिवाली की आभार के बाद कार्यक्रम का समापन होता है, लेकिन सामान्य दिवाली जी का आग्रह है कि वो अटल बिहारी वाजपेयी के विषय बोलना चाहेंगे। एक सूचना और है, अपने रमेश दत्त दुबे जी का स्मृति कार्यक्रम श्यामलम के बैनर तले 28 तारीख रविवार 28 तारीख को होना है। आप सब आमंत्रित हैं। आभार के बाद अटल बिहारी वाजपेयी और गौरव मंची साहिब से जुड़े हुए, इसलिए आज
उनको भी स्मरण करना जरूरी है और उनके सम्मान में, उनकी स्मृति में 2 मिनट करेंगे। उसके पहले वाजपेयी जी की 2 पंक्तियां कल कर करते आज हाथ से गिरे सारे, भूत भविष्य की चिंताएं वर्तमान की बारी नारी। पहरा कोई काम न आया, रसकट की चला जीवन आज इसके पढ़ों में तुझका जीवन व्यापार बन गया। मोल लगा बिकने वालों का, बिना उनका बेकार हो गया। मुझे हाथ में छोड़ अकेला, एक एक कर भी चला, जीवन भी चला, रसगढ़ भी चला, जीवन। अब उनके शब्द में ये मंच जो है अध्यक्ष जी की अनुमति से संचालित होता है, तो उन्हीं की अनुमति से ये आभार के बाद उनका उद्बोधन हुआ। और हम सभी जानते हैं कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने अभूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे। उनके जैसा ना कोई पहले हुआ ना उनके बाद कोई होगा। जिस शासन शब्द को लेकर उन्होंने, जिन सिद्धांतों को लेकर उन्होंने अपना जीवन यापन किया, वो ताउम्र बिसरे नहीं, हमेशा उनके साथ रहे। ऐसे सत्पुरुष को, ऐसे महामानव को हम श्यामल संस्था की ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और गौर साहब की आज पुण्यतिथि है, तो गौर साहब जैसा भी कोई नहीं हुआ, वो भी अभूतपूर्व थे। गौर साहब की एक बार मैंने वो देखे डिग्रियां, तो आधे पेज से ज्यादा तो उनकी डिग्रियां लिखी हुई थी। ऐसे महामनीषी हमारे सागर के लिए हुए। मैं कहता हूं विश्व में अपने धरती से प्रेम करने का जो उदाहरण गौर साहब ने दिया है, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। उनको भी बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम गौर साहब की स्मृति में 2 मिनट का मौन सभी से निवेदन करेंगे। 2 मिनट का मौन गौर साहब की पुण्य स्मृति के लिए। ओम शांति शांति शांति।